गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 सी एंटर जीएसटी फास्ट ट्रैक बैच। आप लोगों ने मेरे पास नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। कौन से सेक्शन के साथ पढ़ रहे थे भाई? ये नोटिफिकेशन नंबर 13 9.3 9.1 9.2 हो चुका, 9.4 हमारे सिलेबस में यानी 9.3 हो गया बस ऑलमोस्ट। तो कल मैंने आपको ना ये टीडीआर एफएसआई ये वाली कुछ मैंने आपको रिवर्स चार्ज की मैं कुछ चीजें बता रहा था। इसके साथ ना आप ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट 5B और 5C इनके साथ आप रीड कीजिएगा। रीड एंट्री नंबर 41, 41A एंड 41B। 41A और 41B तो वैसे भी मैंने इकट्ठी दे रखी हैं आपको नोट्स के अंदर। और ये कहां की है? 41 40 नोटिफिकेशन नंबर 12। और नोटिफिकेशन नंबर 12 आपको पता ही है किसकी है? एग्जम्पशंस। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े से दर्शन करवा देता हूं नोटिफिकेशन नंबर 12 में ये एंट्रीज कहां लिखी हुई हैं। कल मैं लास्ट में आपको यही बता रहा था कि कुछ चीजें तो एग्जाम्प्ट ही कर रखी हैं और अगर एग्जाम्प्ट नहीं की हुई हैं तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो देखो जरा एंट्री नंबर 41 आपको क्या बोलती है। एंट्री 41 बल्कि 41 या 41B लिखवाना था। चलो 41 भी पढ़ा देता हूं, पहले 41 या 41B देख लो। ये वाली ज्यादा रिलेट होंगी इसके साथ, सीधी सीधी ये वाली इसके साथ सीधी सीधी रिलेट होंगी। सुनिएगा, सप्लाई ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम ऑफ लैंड बाय अ लैंड ओनर टू अ डेवलपर, वही आ गया ना। ये टीडीआर और एफएसआई ये तो कवर किए हुए हैं एंट्री नंबर 5B ने। टीडीआर और एफएसआई ये जो लॉन्ग टर्म लीज है 30 इयर्स वाला ये कवर किया हुआ है 5C ने। अगर कोई लैंड ओनर, वही हरियाणा का जाट, अपना लैंड किसी प्रमोटर को, यहां प्रमोटर लिखना, किसी प्रमोटर को अगर 30 इयर्स और मोर के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे दे देता है कि तू उस पर डेवलपमेंट कर, ये भी वैसे ही सर्विस होगी, इस पे भी रिवर्स चार्ज लग जाता है। और इन सब में एक कॉमन एग्जम्पशन क्या है 41A और 41B की, कि अगर फ्लैट कंप्लीट होने से पहले आगे सेल होंगे फिर वो वाली सर्विस एग्जम्प्ट हो जाएगी, ये टीडीआर एफएसआई वाली, क्योंकि मैंने कहा था उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। यस और नो? और अगर एग्जाम्प्ट ना हो रही हुई तो रिवर्स चार्ज। आप एक काम कीजिए, एंट्री 41 ना यहां लिखिए, 41A और 41B ही इससे रिलेट कीजिए। 41A और 41B नोटिफिकेशन नंबर 12 की इससे रिलेट कीजिए। 41 भी चलो मैं रीड करवा देता हूं, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है। 41 में एग्जम्पशन है वन टाइम अपफ्रंट पेमेंट की, जिसको आप प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस कुछ मर्जी बोलो, सिंगल टाइम जो पेमेंट होगी, वन टाइम अपफ्रंट पेमेंट इकट्ठी। किस चीज की? लॉन्ग टर्म लीज ग्रांट करा गया है, किसका? इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का। किसने प्रोवाइड करा है? स्टेट गवर्नमेंट, अंडरटेकिंग्स या कॉर्पोरेशंस या कोई और एंटिटी। गौर कीजिएगा, अगर आपके नोट्स में 50% लिखा हुआ है तो ये अमेंडमेंट हो गया 50 का 20 हो गया है। 50 का कितना हो गया है? 20। पुराने टाइम पे मैंने बता दिया था, अगर किसी ने नहीं चेंज करा हुआ तो देख लेना। ठीक है, तो 20% ओनरशिप किसकी होगी? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और ये दिया किसको जा रहा है? इंडस्ट्रियल यूनिट्स को या डेवलपर्स को, किसी बिजनेस एरिया में जो फाइनेंशियल बिजनेस एरिया है। कुल मिला के आप ये समझो कि हमारी सरकारी अंडरटेकिंग्स या कॉर्पोरेशंस हैं जिनके पास लैंड पड़ा है, उन्होंने उसे लीज पे दे दिया इंडस्ट्रियल यूनिट्स को 30 इयर्स और मोर के लिए, और बदले में वन टाइम अपफ्रंट पेमेंट ले ली, वो एग्जम्प्ट है। वो क्या है? एग्जम्प्ट। और ये अपफ्रंट पेमेंट जो वन टाइम देनी है ये एक बार में भी दी जा सकती है या इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी की जा सकती है, वो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। आप इसको एक बार रीड कर लेना। सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है और सर्विस क्या है? बताओ, सप्लायर कौन है? सरकारी बॉडीज। रेसिपिएंट कौन है? इंडस्ट्रियल यूनिट्स। और सर्विस क्या है? ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर का इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑफ लैंड का। पढ़ लोगे तो ये दो एग्जम्पशंस आपकी कंप्लीट हुई। यस और नो? अब देखना ये है कि इस चैप्टर में एक तो हमारा बचा हुआ है 9.5, 9.4 की रीडिंग मैंने आपको करवा दी थी, और अभी इस चैप्टर में कॉम्पोजिशन भी रहता है। तो पहले मैं 9.5 की रीडिंग करवा रहा हूं। 9.5 की रीडिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिए मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट है ये। द गवर्नमेंट में, अच्छा बताओ, पूरे जीएसटी लॉ में जहां अकेला गवर्नमेंट लिखा हुआ है वो सीजी है कि एसजी है? सीजी है अकेली। आप सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हो, यहां गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोला गया हर जगह, ध्यान रखना। पूरे जीएसटी सीजीएसटी एक्ट में गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल
बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, गौर कीजिएगा गुड्स नहीं है यहां पे, तो गुड्स लिख के काट दो। यानी 9(5) में सिर्फ चर्चा किसकी की गई है? सर्विसेज। सर्विसेज को नोटिफाई किया जा सकता है सरकार के द्वारा, और क्या नोटिफाई किया जाएगा कि भाई ये इसका जो टैक्स है ना सप्लायर पे करेगा ना रेसिपिएंट पे करेगा, पे करेगा इको। अब सिंपल सा एग्जांपल, आप जोमैटो, आप मान लो ओयो से होटल बुक करते हो या ओला से कैब बुक करते हो। ओला का एग्जांपल लेते हैं, ओला उबर, आप कैब बुक करते हो, बताओ सप्लायर कौन हुआ? ओला उबर? गलत। सप्लायर तो एक्चुअल में वो सप्लायर है जो टैक्सी चलाएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आप सोचो, वो टैक्सी ओयो की या ओला या उबर की नहीं होती, वो टैक्सी तो किसी इंडिविजुअल की होती है। वो सिर्फ ओला उबर पे अपने आप को उनके साथ जोड़ लेता है, उनके वहां पे एनरोल हो जाता है। एक्चुअल में सर्विस तो कौन सप्लाई कर रहा है? एक्चुअल में वो टैक्सी वाला कर रहा है ना। सिमिलरली जो ओयो के होटल होते हैं, ओयो का होटल थोड़ी होता है, ओयो के तो सिर्फ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जिस होटल ने ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हम उसको ओयो होटल बोल देंगे। एक्चुअल में होटल वाला तो वो होता है जिसका होटल होता है। तो सप्लायर हो गया वो टैक्सी वाला, रेसिपिएंट कौन है? हम लोग। लेकिन सरकार यहां पे क्या गेम खेलती है? ना सप्लायर चार्ज करे टैक्स खुद, ना रेसिपिएंट खुद आके हमें टैक्स पे करे। कौन टैक्स पे करेगा? इको। क्योंकि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? यही जो मैं ओला, ओयो, उबर जो मैं बता रहा हूं, ये सब इकोज हैं। इको की भी डेफिनेशन दे रखी है यहां पे, आई डोंट नो, मैंने शायद यहां ना लिखी हो, लेकिन आप इको की डेफिनेशन वहां देख सकते हो जो मेन नोट्स हैं आपके। मेन नोट्स के स्टार्टिंग में इस चैप्टर के इको की डेफिनेशन दे रखी है, ध्यान रखिएगा। इको में वो नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज मान लो हमारी जो ये सर्विस है कोचिंग की, अगर हम किसी थर्ड पार्टी का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो इको है। अगर हम खुद की वेबसाइट बना के वहां पे हम अपनी सर्विस सेल करेंगे, दैट इज नॉट इको, वहां तो हम खुद सप्लायर हैं। आज अगर मैं जीके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही हमारी ये कोचिंग के प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दूं, वी आर नॉट यूजिंग इको। इको कोई अलग पार्टी है जिसको मैं यूज करके, जिसका मैं प्लेटफॉर्म यूज करके मैं सेल कर रहा हूं। आज अगर हम बाईजूस वालों को बोलो हमारा कंटेंट लेके सेल करो, दैट विल बी इको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर हमारे अपने प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, दैट इज नॉट इको। तो इको ना एक्चुअल सप्लायर है, इको ना रेसिपिएंट है, वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक। अब Amazon है, खुद थोड़ा ना चीज बनाता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। और याद रखिएगा आज की डेट में, पिछले अगर 5-7 साल से आप देखोगे, बिजनेस में प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस का जमाना है। आजकल लोग कहते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म बना लो। आप खुद सोचो, जोमैटो, ओला, ओयो, उबर, Amazon, ये सारे क्या हैं? दीज आर प्लेटफॉर्म्स। अच्छा प्लेटफॉर्म बनाओ, बिजनेस उसके बेस पे सेटअप हो रहा है। बाईजूस क्या है? प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो आजकल इस बिजनेस का जमाना है, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करो। तो आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बात। अब हमारा लॉ सुनो क्या बोलता है कि ये प्लेटफॉर्म बड़ा उछल रहा है, इसके साथ बड़े लोग जुड़ रहे हैं, इसको बोलो यू आर लायबल टू पे टैक्स। और देखो उसमें क्या लिखा है, एज इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, मतलब सर्विसेज उसके थ्रू सप्लाई हो रही हैं। ये नहीं बोला सर्विस इसने सप्लाई करी है। यस और नो? एंड ऑल प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच इको एज इफ ही इज द सप्लायर। मान लिया जाएगा वो ही सप्लायर है हमारे लिए, एक्चुअल में तो वो नहीं है, लेकिन डीमिंग है। हाँ कि ना? लैंग्वेज समझ में आ रही है? ये पॉइंट सिर्फ किसके केस में चलेगा? गुड्स, सर्विसेज में नहीं चलेगा। और बताओ क्या, मैंने उल्टा बोला, सर्विसेज में चलेगा, गुड्स में नहीं चलेगा। और बताओ सारी सर्विसेज में चलेगा या नोटिफाइड सर्विसेज? नोटिफाइड, वो भी पढ़ानी पड़ेगी नोटिफिकेशन कौन सी है। पहले मैं आगे और पढ़ा देता हूं। प्रोवाइडेड दैट, जहां इस इको का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा हमारी टैक्सेबल टेरिटरी में, तो कोई पर्सन रिप्रेजेंटिंग इको हो जो टैक्सेबल टेरिटरी में हो, वो लायबल टू पे टैक्स हो। और अगर उसका कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है और उसकी अपनी फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, तो ऐसे इको को कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा टैक्सेबल टेरिटरी में टैक्स पे करने के लिए, फिर वो पर्सन लायबल टू पे टैक्स होगा। तो ये लैंग्वेज तो पढ़ लेना, सिंपल है, चलेगा। अब देखना ये है
सेक्शन नंबर 9(5) के पर्पस के लिए किन किन चीजों को क्या करा गया है, नोटिफाई। तो आप ना एक काम है छोटा सा और करना, पेज 46 पे ही ना मीनिंग ऑफ इको अपनी मेन बुक से लिख लेना, ताकि अगर कहीं आपको इको का मीनिंग लिखना पड़ गया वहां पेपर के अंदर, आप मेन बुक के मेन यहां समरी नोट्स के अंदर ऐड कर लेना मीनिंग ऑफ इको अपनी मेन बुक से। मेन बुक के पहले पेज पे दे रखा है इस चैप्टर के पहले पेज पे ही दे रखा है इको का मीनिंग, ठीक है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां से यहां ऐड कर लेना, दे रखा है ना, कर लोगे। अब सुनो, नोटिफिकेशन नंबर है इसकी 17। कौन से नंबर, 17। सुनिएगा, 3 सर्विसेज नोटिफाइड हैं, 3 सर्विसेज नोटिफाइड हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, कल भी आया था ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का पॉइंट, नहीं कल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं आया था, कल आया था रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी पैसेंजर्स। दोनों में फर्क है, गाड़ी किराए पे लेना और एक मैं बोल रहा हूं पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना, दोनों में अलग अलग बातें हैं। यहां ट्रांसपोर्टेशन है, बताओ ये ओला ओयो उबर जो है, ओयो बोलता हूं यार मैं हर बार, ओला और उबर जो है, क्या ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स करवा रहे हैं? यस, वो गाड़ी रेंट पे थोड़ी देते हैं। देखा ओला और उबर, इस सर्विस को नोटिफाई कर रखा है, यानी इसका मतलब यहां कौन जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, वो टैक्सी वाला जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ओयो ये ओला उबर अपने आप जीएसटी जमा कराएंगे, ओला उबर अपने आप जीएसटी जमा करवाएंगे, लेंगे रेसिपिएंट से ही, अपनी जेब से थोड़ा ना देंगे, लेना तो रेसिपिएंट से ही है। क्या सबको पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, अकोमोडेशन इन होटल्स एंड ऑल, होटल्स गेस्ट हाउस इस तरह के, और ये भी किसके थ्रू दी जा रही है सर्विस, थ्रू एन इको। अब यहां पे हमारी नोटिफिकेशन ने एक बात और लिखी है, प्रोवाइडेड दैट एक्चुअल सप्लायर इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। कई बार ना ये ओयो के अंडर जो होटल्स एंड ऑल आ रहे हैं, ये खुद इतने बड़े होटल्स होते हैं, कई बार ये खुद रजिस्टर्ड होते हैं या लायबल टू बी रजिस्टर्ड होते हैं। अगर ये खुद लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैं फिर तो ये अपने आप जीएसटी लेके जमा करा देंगे, लेकिन अगर ये लोग जो ओयो होटल है अगर वो खुद रजिस्टर्ड नहीं है, लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, फिर उस केस में जीएसटी जमा करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इको की। इससे आपको एक बात समझ में आ रही है सरकार की चाल क्या है, अगर छोटे मोटे सप्लायर्स भी इको की सर्विस यूज करके सर्विस देंगे तो वहां पे वो एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो छोटे सप्लायर्स को मिल जाता है कि हम तो 20 लाख से नीचे हैं, हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। वो कहते ठीक है आप ना करो, हम आपको तंग नहीं करते, लेकिन जो ये इको है ये तो बड़ा प्लेयर है, इसके थ्रू अगर आप सर्विस दोगे तो ही इज लायबल टू पे जीएसटी। और आप आगे जाके देखना, जहां पे हमारा वो है सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला, वहां इकोस को बोल रखा है अगर वो इको 9(5) वाले हैं, जो 9(5) वाली सर्विसेज दे रहे हैं जिन्हें हमने नोटिफाई कर रखा है, दे आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड। यानी ये वाली जो सर्विसेज हैं अगर छोटे मोटे सप्लायर भी दे रहे हैं तो भी इसका जीएसटी मारा नहीं जाएगा। क्यों नहीं मारा जाएगा? इको इज लायबल टू पे। अच्छा ये बताओ, ये जो लैंग्वेज है प्रोवाइडेड वाली, ये लैंग्वेज यहां क्यों नहीं लिखी ट्रांसपोर्टेशन? क्योंकि यहां पे होते ही छोटे छोटे टैक्सी ड्राइवर्स हैं तो शायद वो एक्चुअल में लायबल होंगे ही नहीं, तो उन्होंने लिखा ही नहीं। और थर्ड जो सर्विस हमारी यहां पे नोटिफाई कर रखी है वो कर रखी है हाउस कीपिंग। मेन लैंग्वेज तो देखो आप मेन नोट से पढ़ लेना, यहां तो शॉर्ट में है। हाउस कीपिंग का मैंने एग्जांपल दे रखा है अर्बन क्लैप। इसमें क्या होता है कि मान लो घर में कोई, मान लो प्लम्बर चाहिए, घर में कोई कारपेंटर चाहिए, तो कई बार बंदे मिलते नहीं है, तो उसका प्लेटफॉर्म है ये। वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में आएंगे, आके जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करके जाएंगे और चार्जेस ले लेंगे थ्रू दिस ऐप अर्बन क्लैप। और बताओ इसे भी क्या कर रखा है, नोटिफाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 9(5). हु इज लायबल टू पे, इको। सेक्शन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। सर गोआई बीबो भी तो इको ही है, और ओयो, ओयो जैसे ब्रांड है, गोआई बीबो भी ब्रांड है। ओयो खुद का ब्रांड कहाँ है? ओयो के होटल्स थोड़ी ना। ओयो वाले क्या करते हैं, जो लोकल होटल्स हैं उनको सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन करो, हम ओयो का लेवल लगा देंगे इसके ऊपर, ओयो होटल। एक्चुअल में ओयो डज नॉट ओन एनी होटल। जैसे जोमेटो है, जोमेटो होटल थोड़ी ओन करता है, रेस्टोरेंट थोड़ी ना ओन करता है,
लेकिन जोमेटो पे एनरोल हो जाते हैं सारे, वो चीज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेरे हिसाब से यार आज घर जाके आप सेक्शन 9(5) की भी रीडिंग कीजिए, साथ में इसकी नोटिफिकेशन की भी रीडिंग कीजिए, और मैंने ना इसके शायद एक दो एग्जांपल भी डाले हूं बुक के अंदर, आप देख लेना, इसकी रिवीजन कर लो। बस समरी में से आपको एक ओवरव्यू मिल गया। मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो सेक्शन 10 से रिलेटेड है। समरी के अंदर सेक्शन 10 हमारा सारा किस चीज का है? कॉम्पोजिशन। अच्छा, यहां पे ना मैंने वो कंपैरेटिव एनालिसिस डाल दिया। अच्छा, ये कंपैरेटिव एनालिसिस बना हुआ है ना आपके पास एक, ये वाला कॉम्पोजिशन से पहले। अब देखो, मैं ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, हमारे जीएसटी लॉ में एक सप्लायर तो वो हैं जो जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से भी क्रॉस नहीं कर रही, या वो 20 लाख तक हैं, या वो 40 लाख तक हैं, या वो 10 लाख तक हैं, एज द केस में भी। इन्हें मैं बोल देता हूं वेरी स्मॉल सप्लायर्स। ना बेटा तुमने रजिस्टर करवाना है, ना जीएसटी की पेमेंट करनी है, ना आईटीसी लेना है, ना कोई जीएसटी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ना कोई इनवॉइसिंग करनी है जीएसटी की, ना कोई जीएसटी की रिटर्न्स भरनी है। आप तो मुक्त हैं जीएसटी से। हाँ, सामने वाला आपसे जीएसटी चार्ज करेगा अगर कोई रजिस्टर्ड होगा। दूसरे दूसरे लोग कौन रखे मैंने? कॉम्पोजिशन वाले, जो अब हम पढ़ेंगे, जिनकी टर्नओवर 1,75,00,000 वहां तक है, जो मैं आपको बताऊंगा। बेटा आपको रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा, बेटा आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। बस आपके टैक्स को हम क्या बोल देंगे? कॉम्पोजिशन टैक्स है ये भी टैक्स। सर क्या आपने आईटीसी लेने कॉम्पोजिशन वालों ने? नो यार, जब आप हो ही छोटे सप्लायर्स, आप यही फरियाद लेके तो सरकार के पास गए थे कि हम 20 लाख का क्रॉस करें, आप तो हमारे साथ बेईमान हो गए, आप तो निर्दयी हो गए। आप हमें कहते हो रजिस्टर भी करवाओ, ये भी करवाओ, वो भी करवाओ, रिकॉर्ड भी मेंटेन करो। हमारी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत हाई आती है, हमें सीए रखना पड़ता है, वो पैसे लेता है महीने के। अगला अपना फ्रस्ट्रेटेड है, सीए मसा सीए हुई है उसकी, वो कहता मैं तो 40,000 से नीचे 50,000 से नीचे लूंगा नहीं, वैसे इतना रेट है नहीं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कि यार कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ रही है। आर यू गेटिंग इट? तो हमारी सरकार कहती ठीक है, आप कोई रिकॉर्ड मेंटेन ना करो, आप आईटीसी भी ना लो, पर क्योंकि अगर आईटीसी लेना है आपने, फिर तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ेगी पूरी। अगर आपने अकाउंटिंग नहीं करी, बुक कीपिंग प्रॉपर नहीं करी, हम आपको आईटीसी कहां से दे दें? हिसाब किताब तो रखो। अब सवाल ये है कि क्या इसने कुछ भी नहीं करना? नहीं, कुछ चीजें तो करनी है। अब क्योंकि टैक्स पे कर रहा है तो इनवॉइसिंग वगैरह तो उसे करनी पड़ेगी। इसके इनवॉइसिंग के लिए एक स्पेशल कागज बना दिया जिसका नाम है बिल ऑफ सप्लाई। इसके बारे में हम सेक्शन नंबर 31 के अंदर पढ़ेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर के अंदर भी थोड़ा बहुत मैंने मेन नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, समरी में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। और क्या इसने जीएसटी की रिटर्न्स भरनी है? यस। रिटर्न इसकी एनुअल है, पेमेंट इसकी क्वार्टरली है, ध्यान रखना। रिटर्न इसकी एनुअल है, पेमेंट इसकी क्वार्टरली है, लिखा हुआ है ना मैंने, यस और नो। और अब बच गए वो लोग जो ना बहुत छोटे सप्लायर हैं, ना जो लोग छोटे सप्लायर हैं, ये हैं बड़े सप्लायर। नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल में कौन लोग आएंगे? या तो जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो गए, या जिन्होंने अपने आप रजिस्ट्रेशन करवाया है नॉर्मल प्रोविजन में, ये रजिस्टर भी करवाएंगे, ये पेमेंट भी करेंगे, ये आईटीसी भी लेंगे, ये जीएसटी के रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे डिटेल्ड, ये टैक्स इनवॉइस भी रेज करेंगे, और ये रिटर्न्स भी हो सकता है मंथली इनको जमा करवानी पड़े, या हो सकता है क्वार्टरली जमा करवानी पड़े, वो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आई होप आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिल गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 मेरे हिसाब से सेक्शन 10 भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन में अमेंडमेंट्स हुई थी अभी रिसेंटली, वो नवंबर के लिए भी एप्लीकेबल थी, बट मई में भी पूछ सकते हैं आपसे वो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं काम करता हूं, ये जो बेयर एक्ट है ना, सारा बेयर एक्ट का मैंने एक एनालिसिस लिखा है नीचे, तो मैं ना एनालिसिस से पढ़ाना शुरू करता हूं, साथ साथ में बेयर एक्ट पढ़ते रहेंगे। मैंने ना थोड़ी अप्रोच चेंज करी है जीएसटी पढ़ाने की, कि बेयर एक्ट जरूर बीच में डालूं, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, बारीकी के क्वेश्चन पूछे होते हैं और उसके आंसर ना बेयर एक्ट से मिलते हैं हमें बहुत बार। कई बार हम सिंपल लैंग्वेज में जब लिखते हैं, कई बार वो लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रह जाता है, और वो पेपर में कई बार बेयर एक्ट से आ जाता है, एमसीक्यू वगैरह।
तो इसलिए हैबिट बनाओ कि थोड़ा बेयर एक्ट साथ में पढ़ लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। तो सेक्शन 10 को समझने के लिए मैंने कहा इसे 3 पार्ट्स में समझिए आप। कितने पार्ट्स में? 3। सबसे पहले मैंने रखा कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, यानी जो लोग गुड सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए स्कीम है। हालांकि ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2 लिमिटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड टू देम। देखो होता ये है, ये ना बोलना बड़ा मुश्किल है किसी को कि आप सिर्फ गुड सप्लाई करना, सर्विस बिल्कुल भी सप्लाई ना करना। ऐसा क्यों? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मान लो एक दुकानदार है, उसके पास अलग अलग ब्रांड्स के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, मान लो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। अब वो उन अप्लायंसेज को सेल करता है वहां से, ठीक है, और सेल ऑफ गुड्स हो रही है यानी सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है। मान लो किसी में कोई डिफेक्ट आ गया वारंटी के बाद, मान लो, मैडम ध्यान दें, मान लो कोई डिफेक्ट वगैरह आ गया। अब डिफेक्ट आ गया तो उसने अपना बंदा भेज दिया ठीक करने के लिए, अब ठीक करके चार्जेस ले लिए, बन गया सप्लायर ऑफ सर्विस। और बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है वो। अब उसे ये बताओ, 1000 में से 900 ट्रांजेक्शन, 950 ट्रांजेक्शन उसकी सेल ऑफ गुड्स की होती हैं, लेकिन 10, 20, 30, 40 इसकी होती है सर्विस। अगर आपने ये लिख दिया कि किसी आदमी ने अगर एक भी सर्विस सप्लाई कर दी मैं उसको ये कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये नाजायज हो जाएगा। प्रैक्टिकली आप सीधे ही बोल दो कि हमने कॉम्पोजिशन स्कीम देनी नहीं किसी को, क्योंकि एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स वाला बंदा ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो ये वाला चीज अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं सर ये तो सारे नहीं करते होंगे, मे बी मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो आप कहोगे सर ये तो सारे ही कवर हो जाएंगे इसके अंदर। सुनिएगा, मैं गुड सेल करता हूं, मेरे पैसे आते हैं, मैं क्या करता हूं उस पैसे को अपने बैंक में डिपॉजिट करा देता हूं। करवाएंगे ही सारे लोग, कितना कैश घर में रखोगे अगर वाइट में सेल कर रहे हो? वो सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट्स होके उस पर इंटरेस्ट आता है। मेरे को ये बताओ, जब कोई आदमी अपना पैसा बैंक में देता है और बदले में उस पर इंटरेस्ट आता है, क्या ये गुड्स है या क्या ये सर्विस है? ये तो सर्विस होगी। इसमें सप्लायर कौन है? सोच के बताना, सप्लायर कौन है इसमें? सप्लायर हम लोग हैं, ध्यान रखना। आपको लगता ये है कि बैंक हमें सर्विस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है हमें। ये सर्विस नहीं है। सर्विस ये है कि आपने उन्हें पैसे दिए, उन्होंने उसको आगे यूज किया, तभी तो उन्होंने आपको इंटरेस्ट दिया। एक बात सोचो, बैंक पैसे से पैसा बनाना जानता है? बैंक पैसे से पैसा बनाना जानता है। आप उसे जब पैसा देते हो वो उसे रुपयों में कन्वर्ट करना जानता है और आपको पैसों में ही पे करता है। कहना ये चाह रहा हूं, जितना आप उसको देते हो वो उससे ज्यादा कमा लेता है उस पे, उसमें से कुछ रिटर्न आपको दे देता है। तो सर्विस तो सर आप सप्लाई कर रहे हो ना बैंक को इस केस में, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रही है, कंसिडरेशन मिल रही है आपको इंटरेस्ट नाम की। अब ऐसे तो फिर सारे ही कर रहे हैं। इस हिसाब से तो देखा जाए कोई सप्लायर ऑफ गुड्स बनेगा ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए हम यहां पे ना लैंग्वेज का यहां बड़ा ध्यान रखने वाला है। ये जो मैंने अभी आपको इंटरेस्ट वाला पॉइंट बताया, ये लिखा मिलेगा बार बार आपको, क्योंकि ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट ऐसा है कि अगर इसको रिलैक्सेशन नहीं ना देंगे, प्रैक्टिकली बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। सारे लोग बोलेंगे सर आपने फिर हमें कॉम्पोजिशन दी क्यों? अगर आपने ये बोलना था कि अगर ये करा तो हम आपको कॉम्पोजिशन से बाहर कर देंगे, क्योंकि ये तो सारे लोग ही कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं कि बैंक्स वगैरह में जाके डिपॉजिट करवाया और बदले में इंटरेस्ट ले लिया, तो इसको यहां पे स्पेशल छूट मिलेंगी यहां इस कॉम्पोजिशन के अंदर, इस पॉइंट को। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो सेक्शन कौन कौन से मैं एक बात बता दूं जो मैं पढ़ा रहा हूं गुड्स वाली, 10(1), 10(2) और साथ में सेक्शन 10 की कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। गौर करना, 10(1) और 10(2) की एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखा हुआ, सेक्शन 10 की एक्सप्लेनेशंस। तो सेक्शन 10 की जो एक्सप्लेनेशंस होंगी वो तो पूरे सेक्शन 10 पे लगेंगी, हाँ कि ना? और साथ में कुछ नोटिफिकेशंस भी पढ़ाऊंगा। और ये सारी चीजें पढ़ के आपका क्या क्या कवर होगा सुनना।
ये सारी चीजें पढ़ के आपका कवर होगा। एक तो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, दो लिमिटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड एंड रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट वाले वैसे तो सर्विस सप्लायर होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा था बताओ जरा, पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2, जहां लिख रखा था फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाईज, एक रेस्टोरेंट और दूसरा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, या पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था। उन दोनों को हमेशा क्या माना जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो रेस्टोरेंट वालों को भी यहां कवर किया गया है कॉम्पोजिशन में, किसने, सेक्शन 10(1) एंड 10(2). रेड विद एक्सप्लेनेशंस, रेड विद नोटिफिकेशंस। ये सारी चीजें पढ़ोगे तब जाके आपको इतना सा हिस्सा समझ में आएगा। फिर इन्होंने सोचा, हमने सप्लायर ऑफ गुड्स को कवर कर लिया, दो लिमिटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड फॉर देम, फिर हमने रेस्टोरेंट वालों को कवर कर लिया। फिर इन्हें लगा यार बेचारे जो अकेला सर्विस सप्लाई करते हैं उनको भी तो हमें कहीं जगह देनी चाहिए, क्योंकि सर्विस वाले को सिर्फ कौन कवर हुए हैं, रेस्टोरेंट, और सर्विस वाले और कौन कवर हुए हैं, जो गुड सप्लाई करते हैं पर थोड़ी बहुत सर्विस साथ में दे देते हैं। लेकिन जो लोग ज्यादा सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं जीके इंस्टीट्यूट, हमें तो यहां दोनों में जगह नहीं मिली, हम तो सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, ना हम पॉइंट 1 में आ पाएंगे ना हम पॉइंट 2 में आ पाएंगे। तो उसके लिए एक्ट ने पहले तो ना एक प्रिजम्पटिव स्कीम की नोटिफिकेशन निकाली थी, फिर वो नोटिफिकेशन को खत्म करके इन्होंने यहां सेक्शन में इसको इंसर्ट कर दिया था 10(2)(a). ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लास्ट टाइम की अमेंडमेंट थी नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी, आगे जाके लिख लेना इंपॉर्टेंट जहां टॉपिक आएगा, पहले समझ लो इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। अच्छा 10(2)(a) भी क्या अकेला पढ़ोगे या साथ में एक्सप्लेनेशंस भी पढ़नी पड़ेंगी, एक्सप्लेनेशंस भी पढ़नी पड़ेंगी, हालांकि साथ में रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं पूरे सेक्शन 10 के लिए, ठीक है। और वो इसमें अब देखो कौन कौन को कवर किया है, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को भी कवर कर लिया, सॉरी सर्विस वालों को भी कवर कर लिया, और साथ ही साथ मिक्स्ड सप्लायर्स को भी कवर कर लिया, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कर रहे हैं। सर गुड्स और सर्विस वाले तो ऊपर कवर हो गए थे, ऊपर कवर हुए थे जो ज्यादा गुड्स सप्लाई कर रहे हैं पर थोड़ी बहुत सर्विस, वो कहां गए, जो या तो अकेली सर्विस सप्लाई करते हैं या जो दोनों चीजें सप्लाई करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। और उसमें बताओ सर्विस का कंपोनेंट कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा, वो भी यहां कवर हो रहे हैं। बताओ अकेला गुड्स 10(1), गुड्स प्लस थोड़ी सी सर्विसेज 10(1), समझ रहे हो, रेस्टोरेंट 10(1) क्लियर है। अबाउट 10(1) और 10(2) मतलब ऊपर वाले दोनों, 10(2)(a) में आता हूं मैं, सुनना, सारा सर्विसेज 10(2)(a), यस और नो, ज्यादा सर्विसेज थोड़ा बहुत गुड्स 10(2)(a), ये तो मिक्स सप्लायर्स ही हो गए, हाँ कि ना। पर एक ध्यान रखना 10(2)(a) में कौन सा सर्विस सप्लायर नहीं आएगा कभी भी, रेस्टोरेंट वाला, वो तो ऊपर चला गया। एक बात और, होटल ना बोलो, रेस्टोरेंट बोलो, रेस्टोरेंट में फूड वगैरह होएगा साथ में, होटल में तो हो सकता है सिर्फ रहने का बंदोबस्त हो, कि आप तो अंदर रेस्टोरेंट हो ही ना, हो सकता है, वैसे तो ऐसा कोई होटल होगा नहीं जहां खाने पीने का बंदोबस्त नहीं होगा साथ में, बट मेनली रेस्टोरेंट है यहाँ। रेस्टोरेंट भी नहीं लिखा हुआ उन्होंने, पूरा वो लिखा हुआ है जो लैंग्वेज है, शॉर्ट में हम इसको रेस्टोरेंट बोल देते हैं। मैं वो लैंग्वेज पढ़ा दूंगा, पैरा 6B की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी उसके लिए आपको, पैरा 6B ऑफ शेड्यूल 2। और 10(3), 10(4), 10(5) रेड विद बहुत सारे रूल्स, इसमें जाके आपको समझ में आएंगी दोनों के लिए, ऊपर वालों के लिए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पहले तो ना सेक्शन का मेन्यू समझाना पड़ता है कि सेक्शन में बेटा पढ़ना क्या क्या है, वरना इसमें बौंदल जाता है बच्चा सेक्शन 10 में, क्योंकि है ही बहुत कुछ इसमें। आपको मेन्यू समझ में आया, हाँ कि ना। अब हम एक काम करते हैं, पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैं ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, साथ साथ में मैं आपको कुछ कुछ बेयर एक्ट से पढ़ाई जाऊंगा। अब नंबरिंग देख लो मेरी कैसे चल रही है। ये पॉइंट 1 में मैं 10(1) और 10(2) कवर करूंगा, साथ में एक्सप्लेनेशन, साथ में नोटिफिकेशंस, दिख रहा है। ए पॉइंट है एलिजिबिलिटी, बी पॉइंट होगा एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग, सी पॉइंट होगा रेट्स क्या है कॉम्पोजिशन टैक्स के, फिर जाके मेरा 10(2)(a) शुरू होएगा, 2 नंबर पॉइंट।
फिर 10(2)A में भी मेरे ऐसी A B C इस तरह के पॉइंट होंगे, और फिर मेरा शुरू होगा 10(3)4)5 रेड विद रूल्स, और यहां पे भी अंदर ABC करके नंबरिंग होगी। समझ आ रहा है टॉपिक? कर दूं स्टार्ट? आइए जरा सारे बच्चे फोकस करना बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ। एलिजिबिलिटी, अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी एक बात तो समझ में आ गई, जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम। अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹1.5 करोड़ will be eligible to opt for payment of tax under composition scheme। इसे मैं बोला करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या बोला करूंगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी मैं कॉम्पोजिशन में आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं, पहले मैं देख तो लूं। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं और मेरी प्रीसीडिंग ईयर में यानी कि पिछले साल में अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर किससे क्रॉस नहीं कर रही है 1.5 करोड़, देन आई एम एलिजिबल। सर इसका मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन हर साल देखा करेगा पिछला साल? यस। अगर पिछले साल में आप 1.5 करोड़ तक हो तो आप करंट ईयर में क्या ले सकते हो? कॉम्पोजिशन स्कीम। लेकिन 1.5 करोड़ की लिमिट को हम रिप्लेस कर देंगे 75 लाख से नीचे लिखे स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे इसका जो शॉर्ट बनता है वो बनता है MMM संटू। MMM संटू, शायद आपको याद हो। और हमारे झा जी, झा कौन? ये झा जी अभी भी 1.5 करोड़ में ही है। इनको मैं अलग से क्यों लिखता हूं झा जी को? क्योंकि ये जम्मू, हिमाचल, असम, वैसे ये सारे वही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, पर इनके ऊपर स्पेशल लिमिट नहीं है, इन पे 1.5 करोड़ ही चल रही है। MMM संटू में कौन कौन आ गया? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, 3 तो ये हो गए। संटू में क्या क्या आ गया? सिक्किम, ए से अरुणाचल, असम मत ले आना, एन से नागालैंड, टी से त्रिपुरा, और उसे यू से आंध्र प्रदेश कैसे हो जाएगा? उत्तराखंड। वो संटू के उसमें नहीं आ रहा, ये थोड़ा उधर उधर लिखा हुआ है। दोबारा सुन लो, MMM मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, 3 ही हो गए। संटू के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड। संटू पे MMM संटू पे हो गया 75 लाख। और झा जी कहां है? 1.5 करोड़। झा में कौन कौन आएगा? जम्मू, हिमाचल और असम। ये 3 स्टेट्स को 1.5 करोड़ में रखना। पंजाब बताओ कहां आएगा? 1.5 करोड़। झा जी एंड रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट संटू इज इन 1.5 करोड़। झा प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट MMM संटू इज इन 1.5 करोड़, और MMM संटू इज इन 75 लैक्स। क्या आपको यह बात याद हो जाएगी? अब भाई लिमिट ना गलत कर देना ध्यान से, वहां पता लगे सारा क्वेश्चन आता हो, स्टेट की लिमिट याद ना हो, सारा काम खराब हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी यही लिमिट्स हैं? नो, वहां स्टेट्स भी अलग हैं। वहां तो मनी, मिजो, नागा, त्री ऐसे बोलता था मैं, वो अलग है। मनी, मिजो, नागा, त्री ये अलग है। MMM संटू मिक्स ना कर देना। झा अलग है। चलूं आगे। ऑल्सो रीड सेक्शन 10(2) फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा साथ में 10(2) भी पढ़ लो। ठीक है, अब उसके लिए बेयर एक्ट में जाओ ऊपर, 10(1) पे आ जाओ। पहले 10(1) की लैंग्वेज पढ़ते हैं। शुरू करना नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट करना एक बार फटाफट। टेन वन पढ़ लो पहले। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट। भाई और कहीं भी कुछ भी लिखा हो उसको तो नॉट विद स्टैंडिंग कर दिया, लेकिन सब्जेक्ट टू 9394 यानी रिवर्स चार्ज को मैं नहीं कर रहा ओवरराइड। अ रजिस्टर्ड पर्सन
whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh। सर आपको मैं पढ़ा रहे हो 1.5 करोड़ 75 लाख, तो उसका आंसर देता हूं। बेयर एक्ट में यहां तो 50 लाख लिखा हुआ है, लेकिन आप देखो इसके नीचे एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज द सेड लिमिट ऑफ रुपीज 50 लाख नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ 0.5 लाख, यानी 1.5 लाख एज रिकमेंडेड बाय काउंसिल, यानी 50 को एनहांस करके कहां तक लेके जा सकते हैं 1.5 करोड़। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने 1.5 करोड़ ही रखा हुआ है अभी तक ज्यादातर स्टेट्स में, पर कईयों में क्या रखा है 75। एक्चुअल में बेयर एक्ट से पढ़ाना ना बस यही दिक्कत हो जाती है, ऊपर वाले लिख देगा 50 लाख, बच्चा इतने में कंफ्यूज हो जाता है कि बुक तो 1.5 करोड़ कह रही है, यहां 50 लिखा हुआ है, नीचे प्रोवाइजो पढ़ी नहीं बच्चे ने। यहां पे कई बार बेयर एक्ट में बच्चे मार खा जाते हैं, समझ रहे हो। पर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों मैंने अंदर 1.5 करोड़ और 75 लाख लिखा हुआ है। चलो अब ऊपर वापस पढ़िए आगे। ही में ऑप्ट टू पे इन ल्यू ऑफ टैक्स, उसकी जगह पे कौन सा टैक्स, 9(1) की जगह पे अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट एज में बी प्रिस्क्राइब। और ध्यान रखना ये रेट भी अभी फाइनल रेट नहीं है, यहां लिखा हो नॉट एक्सीडिंग, तो ये रेट अभी याद मत करो, हो सकता है इससे कम रेट हो, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग, तो नोटिफाई करेंगे। यस और नो। अब सुनना ध्यान से, पहले एबीसी क्लियर है, सॉरी मतलब ये तो भी पढ़े नहीं। अब इसके नीचे प्रोवाइजो देखो क्या कह रही है, प्रोवाइडेड फर्दर, पढ़ना सेकंड प्रोवाइजो क्या बोल रही है, प्रोवाइडेड फर्दर वाली लाइन, कहता है जहां आप ए बी या सी में आगे। अब देखना ये ए बी सी कौन से हैं, जरा रीड करना, पर ए बी सी सिर्फ थोड़ा सा पढ़ो। ए में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, बताओ मैन्युफैक्चरर गुड्स का होगा सर्विसेज का होगा। आगे लिखा हुआ है पर्सन इंगेज इन मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ पैरा 6, ये वो वाले हो गए रेस्टोरेंट वाले, मैंने कहा था वो भी कवर होते हैं यहां। और अदर सप्लायर्स में यहां लगता है कि बाकी सारे सप्लायर यहां कवर हो जाएंगे, लेकिन तभी मैंने कहा 10(2) साथ में पढ़ना, तो आपको वहां दिखेगा कि 10(2) कहेगा मैं सप्लायर ऑफ सर्विस को ये ऑप्शन नहीं लेने दूंगा ऊपर वाली, तभी ये बेयर एक्ट सारा पढ़ना पड़ता है, तभी समझ में आता है। वरना इसे अदर सप्लायर को पढ़ के तो बच्चा क्या इंटरप्रेट करेगा कि जो मैन्युफैक्चरर नहीं है या जो रेस्टोरेंट वाला नहीं है वो यहां आ गया, ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ो इकट्ठा। अच्छा अभी कहता है इसमें कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस हम प्रिस्क्राइब करेंगे, मैंने कहा ठीक है करते रहना। ये 1.5 करोड़ वाला पॉइंट हम समझ गए। प्रोवाइडेड फर्दर सुनना आप क्या बोलता है, गौर कीजिएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए बी और सी मे सप्लाई सर्विसेज। ए वाला कौन था मैन्युफैक्चरर, बी वाला कौन था रेस्टोरेंट, और सी वाला कौन था अदर सप्लायर लिखा हुआ था वैसे उसे। आगे देखते हैं, ही मे सप्लाई सर्विसेज अदर देन पैरा 6(b) वाली, यानी रेस्टोरेंट वाली सर्विस की बात नहीं कर रहा, रेस्टोरेंट सर्विस नहीं देनी जो मैं अभी अलाउ कर रहा हूं, उनको मैं रेस्टोरेंट सर्विस अलाउ नहीं कर रहा। यानी अगर एक गुड्स बेच रहा है उसे मैं ये नहीं कह रहा साथ में रेस्टोरेंट खोल ले, वो नहीं मैं कह रहा, पर मैं कौन सी सर्विसेज अलाउ कर दूंगा, ऐसी वैल्यू की जो एक्सीड नहीं कर रही 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवरेज हायर। अब इस चीज को समझाना पड़ेगा मुझे थोड़ा, समझाने से पहले इस लाइन को, एक टर्म यहां पे नई यूज हो रही है टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी, दिख रहा है। अब टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी से पहले भी एक टर्नओवर और यूज हुई है ऊपर, एग्रीगेट टर्नओवर, जो हमने वो 1.5 करोड़ और 75 लाख देखना है ना, वो एग्रीगेट टर्नओवर ही देखनी है। और आपको ध्यान होगा एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आपकी पहले भी कवर की हुई है, ये वाली अगर आपको ध्यान हो। एग्रीगेट टर्नओवर में सारी आउटवर्ड सप्लाईज आती हैं, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटरस्टेट हो, और एक पैन की सारी आएंगी। यानी अगर एक पैन पे आप 28 स्टेट्स में काम कर रहे हो तो सभी की जोड़ लेंगे। बताओ क्या इसमें वो सब भी आएगा अगर आप पेट्रो प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हो, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आएंगी। मैंने पहले बताया था एग्जम्प्ट सप्लाई को इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी आती हैं, बताया था मैंने पहले भी जब एग्रीगेट टर्नओवर समझाई थी। पर इसमें क्या क्या शामिल नहीं होगा, जिसमें रिवर्स चार्ज पे आप टैक्स पे करते हो, और ना ही कोई जीएसटी की अमाउंट शामिल होगी एग्रीगेट टर्नओवर में।
अब ये डेफिनेशन सर आप दोबारा क्यों करवा रहे हो? दो कारण है, एक भूल चुके हो, दूसरा एग्रीगेट टर्नओवर का ही छोटा बच्चा टर्नओवर इन स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर पूरे विश्व पूरे इंडिया की निकलती है, टर्नओवर इन द स्टेट में यही सारे कंपोनेंट्स आते हैं, पर एक स्टेट के आते हैं। ऐसा क्यों? इसका भी लॉजिक है, सुनेगा ध्यान से। एक बात सोचो, अगर एक सप्लायर है गुड्स का, वो इंडिया में 28 के 28 स्टेट्स में बिजनेस कर रहा है, हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन होगी, ये आपको पता है ना। जीएसटी में सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं है, हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन होगी, ध्यान रखना। अब सोचो, जब कॉम्पोजिशन टैक्स पे करने हैं, वो करना होता है टर्नओवर इन द स्टेट को बेस लेके, क्योंकि पंजाब में जो रजिस्टर्ड है वो पूरे इंडिया की टर्नओवर पे टैक्स थोड़ी पे करेगा पंजाब में। इसलिए कॉम्पोजिशन स्कीम जब आप पढ़ते हो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी के पॉइंट है इसके अंदर, वरना समझ नहीं आते। जब तो एलिजिबिलिटी देखनी है तब तो देखना है एग्रीगेट टर्नओवर, लेकिन जब टैक्स पे करने की बात करनी है कॉम्पोजिशन, तब बात करनी है टर्नओवर इन द स्टेट। बहुत बारीकी का पॉइंट है। जब एलिजिबिलिटी देखनी है तब देखो पूरा इंडिया, लेकिन जब टैक्स पे करने, कौन सा टैक्स? कॉम्पोजिशन टैक्स, वो पे होगा स्टेट वाइज। तो उसमें एग्रीगेट टर्नओवर पे टैक्स नहीं पे होगा, किस पे होगा? टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। अब बहुत ध्यान से अगली बात सुनना, जब मैं अभी ये पॉइंट पढ़ा रहा था कि क्या चीज अलाउ कर देता है हमारा एक्ट ऊपर 10(1) में, तो वो तो क्या बोलता है कि ऊपर वाले जो ये एबीसी हैं, ये सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं। वहां भी जो उन्होंने परसेंटेज रखी है वो एग्रीगेट टर्नओवर की नहीं रखी, वो टर्नओवर इन द स्टेट की रखी है। यानी अगर आपके 28 स्टेट्स में कारोबार हैं, हर कारोबार को एक अलग जो स्टेट की टर्नओवर है उसको बेस लेके वो उतने परसेंटेज तक क्या दे सकता है? सर्विसेज। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने आपको रिपेयरिंग वाला एग्जांपल दिया कि थोड़ा बहुत तो सर्विस आप दे ही देते हो। तो देखो उन्होंने क्या लिखा था ऊपर, गौर करना दोबारा, फिर से ध्यान दीजिएगा। प्रोवाइडेड फर्दर हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर एबीसी मे सप्लाई सर्विसेज। बताओ ए वाला कौन था? मैन्युफैक्चरर। क्या वो रेस्टोरेंट की सर्विस दे सकता है? नो, अदर देन कहता 6B वाली सर्विस नहीं लागू करूंगा आपको। सुन रहे हो? कितनी लागू कर दूंगा? नॉट एक्सीडिंग, यानी कि मैक्सिमम 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी इन द प्रीसीडिंग ईयर। बताओ अगर प्रीसीडिंग ईयर में आपकी टर्नओवर इन द स्टेट 50 लाख थी लास्ट ईयर में, तो करंट ईयर में आप 2.5 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर। बताओ हायर क्या हुआ यहां? 5 लाख। 5 लाख तक की आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो गुड्स के साथ। क्या हम आपको कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल रखेंगे? यस, बिल्कुल रखेंगे। इसमें तो बड़ी छोटी छोटी चेंजेस हुई हैं इस पूरे सेक्शन में। ये आपको पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात आओ, अगर उसकी लास्ट ईयर टर्नओवर इन द स्टेट 1.1 करोड़ हुई, सर 1.1 करोड़ हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि 1.1 क्या पता उसका और कोई स्टेट में काम ही ना हो। क्योंकि ये भी ध्यान रखना, पता लगे एग्रीगेट टर्नओवर ही 1.5 करोड़ से क्रॉस कर रही है उसकी लास्ट ईयर में, फिर तो करंट ईयर में एलिजिबल ही नहीं है कॉम्पोजिशन के लिए। एनीवेज 1.1 करोड़ टर्नओवर इन द स्टेट, बताओ करंट ईयर में कितना हो गया? 5.5 लैक्स और 5 लैक्स, विच एवर इज हायर। हायर क्या हुआ? 5.5 लाख। बेटा यहां तक की तो सर्विसेज दे दे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बताओ इस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड करोगे, जीएसटी एक्सक्लूड करोगे? एक्सक्लूड, क्योंकि वैल्यू में जीएसटी शामिल नहीं होता, वैल्यू पे जीएसटी लगता है। क्या आपको ये प्रोवाइजो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये ऊपर वाली को मैं बोला करूंगा फर्स्ट प्रोवाइजो और नीचे वाली को बोला करूंगा सेकंड प्रोवाइजो। आप जब नोट्स में देखोगे ना अपने, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, बारीकी से रीडिंग करके ही समझ में आएंगी प्रोवाइजोस। हाँ जी, कॉम्पोजिशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, उसके लिए प्रीसीडिंग ईयर देखना है।
और अगर कोई नया रजिस्टर्ड आदमी है उसको वैसी ऑप्शन मिल जाती है कि आप पहली बार कॉम्पोजिशन में अप्लाई कर सकते हो। वो मैं आगे बताऊंगा न्यूली रजिस्टर्ड का क्या सीन होता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो फिर आपको प्रीसीडिंग ईयर देखना पड़ता है, फिर आपको बहुत डिटेल तो रूल्स में मिलेगी। तो अभी तो मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी बता रहा हूं कैसे लेना है उसको, उसको रूल्स में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आगे आता हूं, एक्सप्लेनेशन आपके पास सही 1 मिनट है, इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िए और बताइए वो क्या बोलना चाह रहा है। लेट्स फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोवाइजो, ये वही पॉइंट है कि अगर आप किसी को डिपॉजिट देते हो, लोन देते हो, एडवांस देते हो और बदले में इंटरेस्ट ले लेते हो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये चीज ना एग्जम्प्ट है। बताऊं कहां एग्जम्प्ट है? एक सेकंड, एंट्री नंबर ये रही, एंट्री नंबर 27 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12, एंट्री 27A, एंट्री 27A, ये सारी जो लिखी हुई है ना लाइन, ये एंट्री 27A में मिल जाएगी आपको नोटिफिकेशन नंबर 12 में, एंट्री 27A। एक बात का आंसर दो मुझे, क्या इस चीज की मैं ये इंटरप्रिटेशन ले सकता हूं कि जब मैं टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी निकाल रहा हूं, खासकर इस प्रोवाइजो के लिए, क्योंकि लिखा ना फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोवाइजो, बताओ ये सेकंड प्रोवाइजो क्या बोल रही थी? आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, हमने कहा मैन्युफैक्चरर हो, हमने कहा, कहते आप सर्विसेज सप्लाई कर लो कोई बात नहीं पर इतनी वैल्यू तक। पर उसमें उन्होंने क्या फायदा दे दिया कि लास्ट ईयर में अगर आपको कोई ये इंटरेस्ट इनकम वगैरह हुई हैं, इसे हम टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाएंगे। इससे क्या, तो उससे देखो एक नुकसान ये होगा कि वो परसेंटेज की वैल्यू कम हो जाएगी, परसेंटेज तो वही है, वैल्यू कम होगी। ये कहते हैं इसको नहीं हमने काउंट करना। रादर मैं बताऊं ज्यादा अगर आप सोचो, एक चीज और सोचो, अगर आप कॉम्पोजिशन की एलिजिबिलिटी देखने के लिए हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखनी होती है, उसमें अभी तक तो इंक्लूड हो रहा है, उसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं हुआ अगर आप सोचो। जबकि ज्यादा कॉमन सेंस क्या बनती थी, सर वहां से तो हटाओ, क्योंकि अगर आप इसे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनाओगे फिर तो एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाएगी 1.5 करोड़ से। आप मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हो? एक्चुअल में आप जो कह रहे हो वो भी सही है, जो यहां लिखा हुआ है वो भी सही है। इनका मेन मकसद ये है कि जो ये इंटरेस्ट इनकम वगैरह वाली टर्नओवर है ना, उसको टर्नओवर का पार्ट ही ना बनाए, ना टर्नओवर इन द स्टेट में डालें ना एग्रीगेट टर्नओवर में डालें। अब ये बात कहां लिखी हुई है कि सर एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं डालना? मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुको। अगले पेज पे जब सेक्शन 10 की सारी एक्सप्लेनेशंस आती है ना, पेज 49 पे, उसमें एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 दो एक्सप्लेनेशंस हैं, और ये दोनों एक्सप्लेनेशंस ध्यान रखना पूरे सेक्शन 10 के लिए, पूरे सेक्शन 10 के लिए। और आप देखो ये जो पहली एक्सप्लेनेशन है इसने साफ लिखा हुआ है कि बेटा जब आप एलिजिबिलिटी देख रहे हो ना, उसमें ना हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखनी होती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कहता उसमें मैं ये वाली वैल्यूज देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं उसमें मैं ये वैल्यू शामिल नहीं करूंगा। इसका मतलब इंटरेस्ट वाला जो पॉइंट है दोनों जगह से बाहर हो गया। जब मैं टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी वाला देख रहा हूं वो 5%, 5% है ना, 10% है, 10%, मैं 10% ही ले रहा था, मैं 10% ही ले रहा था, मैं 5%, मैं 5% ले रहा था ना कैलकुलेशन में, शायद मैं 5% ले रहा था। हाँ मैं गलती से 5% ले रहा था, वो 10%, आई एम सॉरी, वो 1.1 करोड़ का 10% 11 लाख आएगा, 11 लाख आएगा, 11 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 11 लाख से होगा। ठीक है, वो गलती से मैं 5% ले गया। बट एक मिनट में वापस आऊं, मैं आपको ये कह रहा था कि जब मैं वो वाला क्लॉज करूंगा टर्नओवर इन द स्टेट वाला, वहां भी मैं इंटरेस्ट वाला पॉइंट छोड़ दूंगा
और जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर निकाला करूंगा किस पर्पस के लिए, एलिजिबिलिटी देखने के लिए, वहां भी मैं क्या शामिल क्या क्या हटा लिया करूंगा, एग्जाम सप्लाई। कौन सी, सारी एग्जाम सप्लाई या सिर्फ ये इंटरेस्ट वाली, इंटरेस्ट वाली। कॉम्पोजिशन स्कीम में ये इंटरेस्ट वाला बाहर ही रहेगा पॉइंट। पर वो क्या करें, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ऐसी लिखी हुई है कि उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है एक बार। इसीलिए ना जब मैंने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन करवाई थी वहां मैंने बताया था कि नॉर्मल डेफिनेशन में सब कुछ कवर्ड है, लेकिन अंदर जाके कुछ मरम्मत करनी होगी तो कर लेंगे, मरम्मत कर दी। और एक चीज इसमें और लिखी हुई है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल होगा। 1 अप्रैल से लेके, चलो अभी ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन अभी छोड़ दो, ये मैं अभी बाद में समझाता हूं क्योंकि ये ना न्यूली रजिस्टर्ड के लिए ज्यादा यूज होगी। आपको ये शैल नॉट इंक्लूड वाली लाइन समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, अभी और देखने के लिए देखो 10(1) मोटा मोटा समझ में आया। अब ना मैंने वहां एक बात लिखी हुई थी जहां वो एलिजिबिलिटी थी, देखो जरा जहां हम पढ़ रहे थे, ये एग्रीगेट टर्नओवर के साथ देखो मैंने ये भी पढ़ा दिया, अभी चेक करो। सेकंड प्रोवाइजो टू 10(1) भी होगी और एक्सप्लेनेशन बिलो दिस प्रोविजो, ये एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ाई मैंने बिलो दिस प्रोवाइजो, ये वाली ये भी रीड कर ली। और इसके साथ में मैंने और क्या कहा कि और क्या पढ़ लेना बेटा, साथ में एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10 भी पढ़ लेना, ये वाली एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10 ये भी पढ़ा दी। दिखा कि नहीं दिखा। अभी क्या रह गया, ये रह गया 10(2). अब 10(2) में वो लोग बता रखे हैं जो कॉम्पोजिशन ले नहीं सकते, तो ये काम कीजिए 10(2) की लैंग्वेज रीड करके देखो। कहता जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो एलिजिबल होंगे सब सेक्शन 1 के लिए अगर वो नीचे लिखी चीजें मेरी पूरी कर लें या मेरी नीचे लिखी चीजों में कहीं बाहर ना हो जाए। तो देखो पहले क्या लिखा है, सेव एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 1। कहता है जो भी सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ सब सही है, ही इज नॉट इंगेज्ड इन अप्लाइंग सप्लाइंग ऑफ सर्विसेज। अब देखो आ गया ना, इस पॉइंट से पता लग गया कि बेटा सर्विस सप्लायर अगर आप हो ना, सिर्फ सर्विस सप्लायर अगर आप हो, हम आपको 10(1) का बेनिफिट नहीं देंगे। यही तो मैं आपको समझा रहा था। अब बताओ ये वाला ए पॉइंट पढ़ते ही आपके माइंड में क्या आएगा, 10(1) जो है और 10(2) जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं, 10(1) और 10(2) जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो क्या पता लगता है, या तो आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, थोड़ी बहुत सर्विस साथ में दे दो, या आप रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर हो। यही तो क्रक्स निकल के आया। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं बता दो। 10(1) एंड 10(2) आर यू अंडरस्टैंडिंग। दूसरा पढ़ना, आप ऐसी सप्लाई ना कर रहे हो विच आर नॉट, और यहां पे देखो यू आर नॉट सप्लाइंग सच गुड्स, क्योंकि अब मैं कल गुड्स की बात करूंगा मेनली, विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। बताओ ये कौन से वाले गुड्स होंगे, अल्कोहलिक लिकर और वो पेट्रो, वही तो होंगे। अगर आप इन चीजों की सेल करते हो ना, एक बात आओ, अगर कोई आदमी वैसे तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बिजनेस है उसका, साथ में एक ठेका भी खोल लिया अल्कोहलिक लिकर, अल्कोहलिक लिकर की सेल बहुत कम है, मैक्सिमम सेल उसकी किसकी है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्या ये, और अभी लिमिट्स के अंदर है, क्या ये कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल है, क्योंकि यहां पे इन्होंने ये नहीं लिखा, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एक्सक्लूसिव सप्लाई। एनी सप्लाई, थोड़ी सी भी सप्लाई अगर आपने कर ली ना ये वाले गुड्स की जो नॉट लेविएबल हैं, हम आपको कॉम्पोजिशन से बाहर कर देंगे। यानी हमारा ये कॉम्पोजिशन का जो वरदान है इसको सिर्फ कौन ग्रहण कर सकता है, जो हमारे जीएसटी लॉ वाली चीजों में सप्लाई कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग सेकंड पॉइंट। थर्ड सुनिए, आप कहीं इंटरस्टेट सप्लाई तो नहीं करते गुड्स की। हमने कहा हाँ यार, वैसे तो 100 ट्रांजैक्शंस हुई थी, 100 में से 99 ट्रांजैक्शंस तो स्टेट के अंदर ही सप्लाई हुआ था। एक बंदा कोई मिला था जो स्टेट के बाहर मुझसे गुड्स उसने मंगवाए थे, मैंने भेज दिए। कहते चलो फिर बाहर, क्योंकि आप सी पॉइंट में बाहर हो गए हो, आप 10(1) नहीं क्लेम कर सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। डी पढ़ना, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो गुड्स सप्लाई कर रहा है थ्रू इको, और इको भी कौन से वाला, जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है। अब वैसे तो टीसीएस का जो टॉपिक है दैट इज नॉट इन सिलेबस, टीसीएस ना टीडीएस सिलेबस में ना टीसीएस। सर क्या बात कर रहे हो, टीडीएस टीसीएस तो आपने में पढ़ाया था, वो इनकम टैक्स में पढ़ाया था।
जीएसटी का टीडीएस और टीसीएस आपके सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में आता है। सर टीसीएस में क्या होता होगा, इको टैक्स कलेक्ट करता होगा, उसको लायबल करा गया है। गवर्नमेंट तो टीडीएस काटती थी कल वाले पॉइंट्स में, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एक्स्ट्रा पेमेंट कलेक्ट हो रही है टीसीएस। तो टीसीएस अगर वो लायबल है कर लेने के लिए, वैसे इकोस के थ्रू अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो आप भी क्या क्लेम नहीं कर सकते हो, कॉम्पोजिशन। ये मैं ना आगे जाके फिर से समझाऊंगा रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, थोड़ा वहां फिर से कवर होगा, पर अभी सिर्फ आप इतना समझ लो, अगर कोई आदमी गुड सप्लाई करता है इको के थ्रू, ही इज नॉट लायबल फॉर या ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन। ई पॉइंट, ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर। सर क्या बात कर रहे हो, ऊपर तो लिखा होता मैन्युफैक्चरर, पूरा पढ़ो ना। ऑफ सच गुड्स एज में बी नोटिफाइड, और यहां पे कौन खिचड़ी पकाते रहते हैं मिलके, गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल, यही बैठे करी जा रहे हैं। अब ऐसे कौन से मैन्युफैक्चरर ने नोटिफाइड, मैंने यहीं पे लिख दिया साथ में। आइसक्रीम, भाई लॉ मेकर को पता नहीं आइसक्रीम से क्या परेशानी है, कहता आप आइसक्रीम ना मैन्युफैक्चर करते हो, आप एडिबल आइस ना बनाते हो, उसमें उसके अंदर कोको हो ना हो हमें मतलब नहीं है, एडिबल आइस नहीं होनी चाहिए, पान मसाला नहीं होना चाहिए, चलो ये तो समझ में आता है, एरेटेड वाटर नहीं होने चाहिए, तंबाकू नहीं होने चाहिए, और ना ही तंबाकू के सब्स्टिट्यूट्स मैन्युफैक्चर्ड होने चाहिए। इन चीजों का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से निकास कर देंगे आपका, कि चलिए बाहर। दोबारा बोलिए, आइसक्रीम एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको होगा, पान मसाला, तंबाकू, मैन्युफैक्चर एरेटेड वाटर, ये वाले लोग जो हैं, ये लोग कहां से बाहर हो जाएंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर भी किसके हो, गुड्स के, आप मत आना हमारे पास, ठंडी चीजें पसंद नहीं मेकर को। आर यू अंडरस्टैंडिंग, हाँ कि ना। और ना ही आप होने चाहिए सीटीपी, ना ही आप होने चाहिए एनआरटीपी। सीटीपी बोले तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये वो लोग थे ना जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे, वहां एग्जीबिशन वगैरह लगा के वापस आते सामान बेच के, ये भी कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं। एनआरटीपी कौन होते थे, ये बाहर से आते थे, बाहर से आके इंडिया में आके सामान वगैरह सप्लाई करके चले जाते थे, ये लोग भी कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। साथ में इसकी प्रोवाइजो पढ़ा देता हूं। प्रोवाइजो ये बोलती है कि अगर आप हिंदुस्तान में मान लो 5 स्टेट्स में काम कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 5 में से 3 स्टेट्स के यूनिट्स आपके कह रहे हैं हम कॉम्पोजिशन में आएंगे, बाकी 2 कह रहे हैं हम तो नॉर्मल स्कीम में आएंगे। दिस इज नॉट अलाउड। यहां अप्रोच है ऑल और नन। एक पैन पे जितने भी रजिस्टर्ड होंगे पूरे इंडिया में, या तो सभी कॉम्पोजिशन में आएंगे या सभी कॉम्पोजिशन से बाहर होंगे। पढ़ लो, प्रोवाइजो यही लिखी हुई है। ये प्रोवाइजो थी सेक्शन 10(2) की। अब आप एक बात नोटिस करो, जितना मैंने यहां पे एनालिसिस में 10(1), 10(2) और साथ में मैंने जितना आपको पढ़ने के लिए कहा, क्या वो सारी बातें यहां पे यही लिखी हुई हैं। लेकिन एक बात कहूं, इसकी ना रिवीजन करनी पड़ेगी आपको साथ में, वरना इसमें ना खिचड़ी पक जाती है कहां पे क्या लिखा हुआ था। अब इसमें ना सिर्फ एक चीज रहेगी आपकी कि 10(1) और 10(2) में अगर आप देखो, यहां भी ना एक तरह गोलियां चल रही हैं, ऐसा हो गया बाहर कॉम्पोजिशन से, ऐसा हो गया बाहर कौन, यहां भी यही चल रहा है। सारे लोग जो बच जाएंगे इन सारी गोलियों से, और उनके लिए भी मैंडेटरी नहीं है कि आप कॉम्पोजिशन लो, उनके लिए भी ऑप्शन है। अगर वो इसमें आए तो जाके ये वाले रेट्स लगेंगे उनके ऊपर। अब ये रेट बताओ आप किससे कंपेयर कर लेना, ये वाले रेट आप कंपेयर कर लेना इससे जो बेयर एक्ट में दे रखे थे कि इससे एक्सीड नहीं होने चाहिए, चेक कर लेना कहीं इससे एक्सीड तो नहीं हो रहे। ये रेट्स आज आप घर से याद करके आना, ये वाले रेट्स आपको समरी में डाल रखे मैंने, और इससे जब जैसे ही आपके रेट हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका सेक्शन 10 कंप्लीट हो गया, मैं ये कहूंगा 10(1) और 10(2) का आपको एक ओवरव्यू मिल गया। 10(1) और 10(2) का एक ओवरव्यू। अभी भी 10(1), 10(2) खत्म नहीं हुए, पता क्यों? क्योंकि अभी इनका प्रोसेस क्या है कॉम्पोजिशन में ऑप्ट करने का, वो सारा अभी पढ़ना है, वो रूल्स में है सारा, वो सारा किसमें है, रूल्स। तो कल का लेक्चर इस पे लग जाएगा मोटा मोटा।
अभी जो सर्विसेज एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं वो तो 10(2)A में आएंगे। आज तो मैंने 10(1) और 10(2) आए हैं। बताओ 10(1) और 10(2) में सिर्फ कौन कौन आए हैं? या तो सप्लायर ऑफ गुड्स जिनको लिमिटेड सर्विस अलाउड है वो 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर। 10% किसका निकलना है? टर्नओवर इन द स्टेट। टर्नओवर इन द स्टेट में क्या नहीं लेंगे? बैंक लोन एडवांस डिपॉजिट का इंटरेस्ट, वो वाला नहीं लेंगे इंटरेस्ट, वो वाले टर्नओवर में नहीं लेंगे। और इसके अलावा 10(2) में तो वो वाले लोग हैं सारे जिनको कॉम्पोजिशन अलाउड ही नहीं है, और उनके लिए अभी हमने लॉ पढ़ा है। सप्लायर ऑफ सर्विस तो हमारा कल कवर होगा। यस और नो? आप एक काम करना, चाहे अभी सेक्शन 10 आ जाके ना रिवाइज करना, कल मैं इसको करवा दूं फिर आप कर लेना, लेकिन प्लीज चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसके बैक क्वेश्चंस और बीच की एग्जांपल्स ये मैंने आपको कहा था स्टडी मटेरियल से कर लेना प्लीज। जिन्होंने नहीं करी कर लो, कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको भी कर लेना। टाइम मिलेगा तो हम टाइम ऑफ सप्लाई शुरू कर लेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।